वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए भाई, तो ये पेपर नंबर हमारा 2 है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो पहला हमारे पास है, देखो इसमें तो ओवरऑल 200 क्वेश्चन है। किसमें? पेपर 2 में। तो स्टार्ट करते हैं। समझना है क्वेश्चनों को मेन ओवरऑल की बोल क्या रहा है, कैसे सॉल्व होंगे करके। ठीक है, चलिए। तो हमसे कह रहा है रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस बोल रहा एंड इट्स टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें रिलेशन बताओ, कह रहा है रिलेशन क्या होगा करके। ठीक है, तो कैसे करेंगे फिर? देखिए, तो हमको ये रिलेशन पता है भाई, कि जो, हाँ वेरी गुड। क्या होता है वैसे डायरेक्टली, वैसे रिलेशन पता होना चाहिए हमारे पास कि ये जो रिलेशन आता है, या तो जो प्रेशर होता है ये होता है 2/3 ई होता है। और ये क्या है? पी क्या है? प्रेशर है। और दूसरा हमारे पास ई क्या है? ई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये क्या है? ई क्या है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये रिलेशन डायरेक्टली पता होना चाहिए। कैसे डिराइव करना है ये मैंने लेक्चर में डिस्कस किया होगा। ठीक है, ये कैसे डिराइव होता है करके इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया होगा कि डिराइव कैसे होता है। कुछ नहीं करना होता है, प्रेशर ऑफ जो हमने प्रेशर वाला रिलेशन जो लेके आते हैं। अगर आपने अगर रिलेशन देखा होगा, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर होता है, वो तो 1/3 रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, ऐसे करके आपने प्रूव कर रखा है। और जब आप इसको ये जो प्रेशर है, इसको 2 से डिवाइड करते हो, तो हमारे पास रो इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 इंटू कितना आ जाएगा जरा बोलो? वी आर एम एस क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। रो को हम क्या लिख सकते हैं? रो को हम लिख सकते हैं भाई 2/3 को ऐसे रहने दो। और रो को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 को भी ऐसे रहने दो। मास बाई क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम। इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा? वी आर एम एस स्क्वायर। और मास किसका है? गैस का है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 ऐसे रहने दो, 1/2 ऐसे रहने दो। मास को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इंटू मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई वी, इंटू कितना आ जाएगा? वी आर एम एस स्क्वायर आ जाएगा। तो पी इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/3। देखो, आप एक काम कर सकते हो, 1/2 इसको लिख सकते हो एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, वी आर एम एस स्क्वायर, सॉरी, वी आर एम एस स्क्वायर इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास पी की बाई पी इक्वल टू 2/3। ये डिराइव कर रखे मैंने वैसे तो। डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो आप? वी लिख सकते हो। इनटू क्या लिख सकते हो? एन लिख सकते हो। तो ये क्या है देखो, वी आर एम एस 1/2 एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। देखो, एक की काइनेटिक एनर्जी टोटल आपके पास नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। तो हमारे पास पी इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/3। ये आ जाएगी, इसको मैंने क्या बोल दिया? ई बोल दिया। इस पूरे को टर्म को क्या मैंने बोल दिया? इस पूरे टर्म को हमने क्या बोल दिया? ई बोल दिया। जिसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, ये। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, सीधा सीधा रिलेशन है। चलिए फिर क्या करें? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल आपके पास बोला द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ के डायरेक्टली आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको डिराइव करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। इसको देख लेना भाई। ठीक है, कर लेना इसको। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी 2 आपको बताइए। मीन फ्री पाथ की वैल्यू क्या होती है? लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? 1/√2 एन पाई डी स्क्वायर। एन पाई डी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसने सिग्मा को डी स्क्वायर की तरह ट्रीट किया है, डायमीटर की तरह, पता है ना? एन क्या है होता है यहाँ पर? एन होता है एन बाई वी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और डी क्या होता है? डायमीटर ऑफ आपके पास के स्क्वायर, डायमीटर ऑफ स्क्वायर। और डी की जगह इसने यहाँ पर क्या यूज करा है? सिग्मा यूज करा है। डी की जगह क्या यूज करा है? सिग्मा।
तो रूट 2 है, पाई है, एन है, डी है, इसी में है और किसी में तो है नहीं। ठीक है, इसमें तो पूरे में ही ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें रूट है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये रिलेशन सही था। अ गैस इज केप्ट इन ए रिजिड कंटेनर, बोला हीट इक्वल टू कितना 500 जूल इज सप्लाई टू द गैस, बोला हीट कितनी सप्लाई करी हमने, हीट सप्लाई करे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हीट जो सप्लाई करी हमने कितनी 500 जूल। ठीक है, इस सप्लाई टू द गैस, बोला था चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यार आपको बताया थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आपको बताया कि आपका डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस कितना होता है, डेल्टा डब्ल्यू होता है, पता नहीं होता है, या फिर आपने ऐसा लिखा है डी क्यू इक्वल टू क्या लिखा है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्योंकि अब यहाँ पर एक खास बात है, उसने ये बोला है कि भाई जो कंटेनर है वो रिजिड है। कंटेनर कैसा है, रिजिड। कंटेनर अगर रिजिड है तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम में चेंज आने वाला नहीं है, डीवी कितना आएगा, जीरो। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है पीडीवी, तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास जीरो। क्योंकि भाई वर्क डन या जीरो होता है ऐसे प्रोसेस का, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जो डी क्यू होगा वही हमारे क्या पास क्या होगा, डी यू होगा। हमसे क्या बोला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वही हीट सप्लाई या हीट रिजेक्टेड के इक्वल आएगा। तो डी यू इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 500 जूल। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो भी कितने का होगा, 500 जूल का। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सम ऑफ थ्री वेक्टर, बोला एज शोन इन द फिगर इज जीरो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओसी। भाई ऐसे वेक्टर जिनका जो एक ही पॉइंट पे काम करते हैं और जिनका वेक्टर सम जीरो आता है, उनको हम कंकरेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकरेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये कंकरेंट फोर्स की कंडीशन भी है। ठीक है, बात एक है, वेक्टर बोलो फोर्स बोलो बात एक ही है। तो कैसे काम कर सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर्थ क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास वेक्टर है, ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है। देखो यहाँ पर आपको एक थ्योरम में बताता हूँ जिसको बोलते हैं, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं आपको देखो कंपोनेंट रिजॉल्व करके भी कर सकते हो, एक तरीका ये भी है। और बाकी एक बहुत स्मार्ट तरीका जिसको हम बोलते हैं लेमी थ्योरम। आपने लेमी थ्योरम हो सकता है सुनी हो। लेमी थ्योरम अगर हम बात करें, लेमी थ्योरम आपके पास कंकरेंट फोर्सेस की कंडीशन के लिए आती है। किसके लिए, जब हमारे पास कंकरेंट फोर्सेस होते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पे फोर्स काम कर रहे होते हैं और उनका नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। और खास के लिए तीन फोर्सेस के लिए होती है, कितने के लिए, तीन फोर्सेस के लिए। तो हमारे पास क्या है कि तीन फोर्सेस है जिनका वेक्टर सम जीरो, F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी कि उनका जो वेक्टर सम हो कितना है, जीरो है। देन अगर उनका वेक्टर सम अगर हमारे पास जीरो है, अगर उनका वेक्टर सम अगर हमारे पास क्या जा रहा है, बोलो जीरो, देन हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास सपोज कर लिया कोई एक वेक्टर है, ये दूसरा फोर्स है, ये हमारा मान लो तीसरा फोर्स है, ये मान लो F1 है, ये हमारा F2 फोर्स है, और ये हमारे पास सपोज के लिए F3 फोर्स है। F1 के सामने सपोज के लिए अल्फा एंगल बन रहा है, F2 के सामने सपोज के लिए बीटा एंगल बन रहा है, F3 के सामने सपोज के लिए क्या बन रहा है, गामा एंगल बन रहा है। तो लेमी थ्योरम क्या कहती है कि भाई जो साइन आपके पास अल्फा होता है, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, साइड भी लिख सकते हो जैसे आपको सही लगे, आप उल्टा सुल्टा कुछ भी लिख सकते हो। मतलब साइन अल्फा डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे, F1 लिखेंगे, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, दूसरा साइन आपके पास बीटा बाई क्या लिख सकते हैं, F2, और क्या लिख सकते हैं, साइन गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू F3। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप आपका अगर मन करता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, और F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लिखना चाहो। ठीक है, कैसे भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लेमी थ्योरम अभी, ठीक है, तीन फोर्सेस अगर किसी पॉइंट पर काम कर रहे हैं, देन उनमें एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, लेमी थ्योरम बोलते हैं। ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेमी थ्योरम। अब कैसे काम कर सकते हैं, जरा देखो, इसको करना आसान हो सकता है लेमी थ्योरम की हेल्प से, क्योंकि हमारे पास तीन फोर्सेस है, ओ ए, ओ बी और ओसी। मुझे देखो ओ ए पता है, ओ बी पता है, तो ओसी तो निकल ही जाएगा, ओसी तो निकल ही जाएगा। तो कैसे काम करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो ये हमारे पास ओ ए है ना, इसमें एक ही अंक आती है, और भी है क्या, यहाँ से होता होगा कुछ, हाँ ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इनको थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि आपको उससे समझ में आएगा। ये हमारे पास ओ ए है, ये हमारे पास ओ ए दे रहा, देखो ओ ए के सामने वाला जो एंगल होगा ना, ये जो पूरा एंगल है ये, देखो ओ ए के सामने,
देखो इसके जैसे मैंने बोला ना, F1 बोल रहा हूँ, F1 के सामने जो पूरा एंगल जो बन रहा है, ये पूरा एंगल दोनों फोर्सेस के बीच में, बीच वाला एंगल उसको बोलते हैं अल्फा। तो OA के जो सामने दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल बनेगा कितना होगा, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 135। कितना हो जाएगा, 135। वैसे OB के भी जो सामने जो एंगल बनेगा ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी हो जाएगा 135। समझ में आ रहा है। वैसे ही OC के जो सामने जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये तो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। क्या लिख सकता हूं मैं, कोई भी दो लिख लो। OA बाय हम क्या लिख सकते हैं, OA बाय कितना, 135 साइन 135 इक्वल टू OC निकालना है, OC डिवाइडेड बाय, क्योंकि OC तो चाहिएगा। अरे कोई भी दो इक्वल कर दो ना, यहाँ से कोई भी दो इक्वल कर दो इनमें से, ये जो लिखा रहेगा मैंने, इनमें से और इसमें से कोई भी दो इक्वल कर दो। OC डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन कितना आ जाएगा, 90, क्योंकि OC के सामने वाला जो एंगल है 90 है। OA तो हमारे पास कितना जा रहा है बोलो, OA का जो मैग्नीट्यूड है 5 है, साइन 135 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा कितना, OC डिवाइडेड बाय 1। तो OC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, OC की वैल्यू आ जाएगी 5√2। OC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5√2। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया। बाकी कंपोनेंट सॉल्व करके भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को इक्वल करके भी। ठीक है, लेकिन अब देखो इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है इसका, इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है, अगर आप समझ पा रहे हैं। इसका जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, सॉल्यूशन सिर्फ इतने में है, ये है इसका सॉल्यूशन, इतने में ये सॉल्यूशन इसका। ये तो मैंने ये जो पूरी कहानी बताया, लेमी थ्योरम है। लेमी थ्योरम इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, पता होना चाहिए। ठीक है, पता रहेगा तो काफी अच्छी बात रहेगी। ठीक है, चलो भाई, हो गया, चलें आगे। जितना हो सके उतने क्वेश्चन लगाएं भाई, ठीक है। लेमी थ्योरम नोट कर लें, और दूसरा वो भी लिख लें। हो गया नोट। नोट अगर कर लोगे तो उसको मेंशन कर देना यस करके। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, बाकी आप इसको दूसरा तरीका भी कर सकते हो। दूसरा तरीका, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करा करके भी OC की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, OC का पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फिर OC का वर्टिकल कंपोनेंट। देखो आप, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको करने का तरीका एक और हो सकता है, मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ नहीं करना, हटा दो इसको। मैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है करने का, देखो OC का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा कितना होगा, OC मतलब OC का मैग्नीट्यूड इंटू आपके पास cos 45 होगा, नहीं होगा। और इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये भी को OC आपके पास साइन कितना 45। क्योंकि ये जो पॉइंट O है वो इक्विलिब्रियम पर है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, OC आपके पास cos 45 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5। तो आपके पास OC की वैल्यू, हमारे पास OC का हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, x वाला जो कंपोनेंट है, OC ऑफ x लिखा है मैंने, कितना आ जाएगा, 1/√2, या जाएगा 5√2 आएगा ना। हमसे क्या पूछा है, ये जो कंपोनेंट आएगा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, OC का इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा OC हमारे पास कितना आ जाएगा, √2। तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इधर वाला जो फोर्स है वो 5 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, 5√2। और ऐसे हमारे पास जो वर्टिकल जो कंपोनेंट आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, वर्टिकल जो कंपोनेंट आएगा हमारे पास OC साइन कितना 45 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, वर्टिकल जो कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा, ये भी किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा, नीचे वाले डाउनवर्ड 5 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से OC हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 5√2। अब इन दोनों का 90 डिग्री के एंगल पर रिजल्टेंट निकाल दो। ठीक है,
तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको सही लगे, किसी तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m बोला मूविंग इन एक्स डायरेक्शन बोला विद स्पीड 2v। ठीक है, हमसे क्या बोला उसने, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना m, पार्टिकल m है जिसका आपके पास वेलोसिटी कितना है 2v है। ठीक है, कहाँ जा रहा है भाई, आपके पास एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, फिर क्या बोला, विद आपके पास है पार्टिकल ऑफ मास m विद दिस 2v हिट बाय बोला आपका अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m, किस दूसरे पार्टिकल के साथ हिट कर रहा है। ठीक है, दूसरा कहीं पर पार्टिकल होगा ऐसे करके 2m, ऐसे कहीं पर दूसरा पार्टिकल है मूविंग इन वाई डायरेक्शन, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, वाई में जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ये, किस वेलोसिटी के साथ, भाई एक्स से इधर वाली ये डायरेक्शन अगर एक्स है, इधर वाली डायरेक्शन अगर एक्स है तो ऊपर वाली वाई होगी। ठीक है, किस स्पीड के साथ जा रहा है, वी स्पीड के। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनलास्टिक, ठीक है, कोलिजन कैसा है, कोलिजन हमारे पास है परफेक्टली इनलास्टिक, कोलिजन है परफेक्टली इनलास्टिक। अच्छा, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है इक्वल टू हमारे पास जीरो, इसका मतलब दोनों चिपक गए होंगे, दोनों क्या हो गए होंगे, चिपक गए होंगे कोलिजन के बाद। ठीक है, दोनों स्टक कर गए होंगे, इसका मतलब क्या कर गए होंगे, स्टक कर गए होंगे, स्टक टुगेदर। ठीक है, यानी कि बाद में दोनों एक साथ मूव करेंगे, दोनों बाद में एक साथ मूव करेंगे। द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी होती है ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ इज क्लोज टू, तो आपको आपका काम होगा कि पहले इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे आप, देखो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो निकालना हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे भाई, मास, भाई पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे ना सिस्टम की। भाई हमको क्या निकालना है, हमको निकालना परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस क्या होता है, परसेंटेज लॉस सिंपली होता है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, यही तो होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 1/2 मास m, वेलोसिटी कितना 2v का स्क्वायर, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, चाहे x में जाए y में जाए, काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर होती है, वो तो सब ऐड ही होगा। कितना हो जाएगा, मास कितना उसका 2m है, वेलोसिटी कितनी है v स्क्वायर है। तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी ये कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी, देखो 2 से 2 हमारा क्या 4 आएगा ना, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2mv स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा m से m कैंसिल आउट हो गया mv स्क्वायर। तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी आएगी सिस्टम की कितनी आ जाएगी, ये सिस्टम की 3mv स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको तब पता चलेगी ना जब आपको फाइनल वेलोसिटी पता होगी, मतलब कि वो जो बाद में भी, पहले हमारे पास m था, देखो पहले हमारे पास m था, ये इधर की तरफ जा रहा था 2v वेलोसिटी के साथ, फिर उसके साथ एक हमारे पास 2m था, और ये इधर की तरफ जा रहा था v वेलोसिटी के साथ, ये दोनों बाद में स्टक कर गए, यानी कि 3m मास का एक ही पार्टिकल बन चुका है ऐसे करके। लेकिन ये जो 3m मास का पार्टिकल है एक्स में जा रहा है वाई में जा रहा है, ये क्लियर नहीं है आपको कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसके देखो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में जा रहा था, ये वर्टिकल में जा रहा था, बट ये जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल में जाए, ये जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसके बाद इसके बाद वेलोसिटी क्या निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, क्योंकि किसी कोलिजन किसी भी टाइप का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, मोमेंटम क्या रहता है, हमेशा कंजर्व्ड रहता है। कैसे करेंगे जरा देखो फिर, जब भी पार्टिकल, ध्यान में सुनना, जब भी पार्टिकल एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में जा रहे हो, जैसे ये जो पार्टिकल है, पहला पार्टिकल एक्स में जा रहा है, दूसरा पार्टिकल वाई में जा रहा है, देन आपको एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम सेपरेटली कंजर्व करना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में सेपरेटली मोमेंटम कंजर्व करना होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, एक्स डायरेक्शन पहले मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करोगे, फिर वाई डायरेक्शन में करोगे। आपको सर ऐसा क्यों, भाई क्योंकि दो बॉडी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, एक एक्स में जा रही है, एक वाई में जा रही है, तो पूरे सिस्टम का पहले एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, फिर पूरे सिस्टम का वाई में डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे। कैसे, जरा सुनना, देखो इसके बाद दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा vx, एक होगा vi। आपको कुछ ऐसा क्यों, अरे भाई क्योंकि हमको पता है कि दोनों सिस्टम इनिशियल में पहले आपके पास एक की एक्स में थी, एक की वाई में थी, तो मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि भाई ये एक्स में होगा, तो मेरे दोनों कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। एक जीरो आ जाएगा वो बात की बात है, अगर मान लो एक्स जीरो आ गया वो भी ठीक है, वाई जीरो आ गया तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो अगर मैं बात करूं बाय कंजर्वेशन ऑफ अगर बात करूं लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में,
तो कैसे करेंगे भाई, इनिशियल मोमेंटम इसका एक्स डायरेक्शन में m इंटू कितना 2v पहले वाली बॉडी का, भाई तो इस ये y में x में जा रही क्या, दूसरी वाली बॉडी नहीं, x में इसका मोमेंटम कितना है 0। भाई बाद में कितना हो गया 3m इंटू कितना हो चुका है vx हो चुका है, कितना हो चुका है vx। तो हमारे पास m से m हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा x कंपोनेंट जो आएगा आपके पास कितना आ जाएगा 2v/3। दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। दूसरा y डायरेक्शन में भी यूज करोगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इसी तरीके से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जरा बोलो भाई, एक ही तो x डायरेक्शन मोमेंटम आपके पास है नहीं, मतलब y डायरेक्शन में, सॉरी y डायरेक्शन में है नहीं, बट आपका b की y डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 2m इंटू कितना v इक्वल टू इसकी कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये स्टक कर चुका है एक ही बन चुका है 3m इंटू वेलोसिटी कितनी आ जाएगी vy। तो m से m हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो vy भी हमारे पास फिर से कितना आ गया जरा बोलो 2vy हमारे पास कितना 3। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब क्या करेंगे भाई, एक्स से पता चल गया वाई पता चल गया, तो इसकी नेट वेलोसिटी निकाल लेंगे ना यार, इसकी क्या निकालेंगे नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी कैसे आएगी, जो नेट वेलोसिटी होगी विच इज द वेक्टर सम ऑफ vx प्लस vy, vx प्लस vy। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2v/3 आई कैप प्लस 2v/3 कितना j कैप। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2v/3 √2, मैग्नीट्यूड निकाल दो इसका डायरेक्टली, क्या निकाल दो मैग्नीट्यूड, कितना आ जाएगा 2v/3 √3, 2√2/3 इंटू वी, ये आ जाएगी। अब अगर आपको फाइनली इसकी वेलोसिटी अगर पता चल चुकी है वो यहाँ कहीं होगी, तो आप क्या निकाल सकते हो जरा बोलो, क्या निकाल सकते हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, चलो आप इसको इधर लिख लो फिर मैं लिखता हूँ। इनिशियल आपका काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, फिर बाद में उसकी वेलोसिटी निकालोगे, बाद की आपका काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, फिर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो हमारे पास फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ये आ जाएगी 1/2, मास कितना उसका 3m है, वेलोसिटी कितनी है 2√2v/कितना 3, यही था शायद का स्क्वायर। तो फाइनल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, देखो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 3m, और ये आ जाएगा 2 का 4, 2v² डिवाइडेड बाय कितना 9, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3। तो कितना आ जाएगा के फाइनल जो आएगा ये आ जाएगा 4/3 इंटू कितना आ जाएगा mv²। ये आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज लॉस क्या होता है, आपने परसेंटेज लॉस ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रहे हो वर्ड, परसेंटेज लॉस लॉस का मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, परसेंटेज लॉस का मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, फ्रैक्शनल चेंज, परसेंटेज लॉस सब एक ही तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो कर देते हैं फिर क्या है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई आपके पास परसेंटेज लॉस, अगर हम बात करें परसेंटेज लॉस अगर हम बात करें, तो चेंज के इनिशियल माइनस का के फाइनल डिवाइडेड बाई के इनिशियल। तो कितना था 3mv² था, माइनस का 4/3mv² है, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा 3mv²। mv² हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, के इनिशियल माइनस के फाइनल डिवाइडेड बाय के इनिशियल इंटू 100% करोगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9, 9 में से 4 5, 5 बाई कितना आ जाएगा 9 इंटू कितना 100%। तो इसको सॉल्व कर लो, आपको आ जाएगा आइडिया क्या आएगा करके, कितना हो जाएगा यार हमारा 500 डिवाइडेड बाय 9, 9 9 पंजे, 9 पंजे 45, फिर कितना 5, ठीक है। तो फिर कितना 5, तो 5 5 बार जाते रह गए, 55.55 करके जाते रहेगा। तो हम इसको रफली क्या लिख सकते हैं 56% लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 56% लिख सकते हैं। समझ में आए, कैसे हुआ करके, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं ऊपर भी दिखा दूंगा, पहले इसको कर लो कि क्या हुआ, समझ में आया। इस टाइप के हमने क्वेश्चन करे हैं क्या, इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे हैं लेक्चर में, परसेंटेज लॉस वाले कराए हैं यार, देखना उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन वाले में, ठीक है। चलो करो, पहले इसको नोट कर लो फिर उसको ऊपर देख लेना।
जैसे कोई सवाल बड़ा है ना, तो मतलब उसको छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय कम है ना। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को निपटा लो, उसके चक्कर में क्या होता है ना, जो सिंपल क्वेश्चन होता है जिसमें जो जल्दी हो सकता है वो भी छूट जाता है। तो पहले उन क्वेश्चन को निपटाओ जो जल्दी जल्दी हो सकते हैं। मतलब आपको अगर आता ही है क्वेश्चन का सॉल्यूशन लंबा भी है तो भी छोड़ दो भाई, क्योंकि लंबा समय की वो है ना यार, मतलब हमें एक ही भाई, उसके बदले में चार क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर बड़ा है भाई, उसको करने में अगर 5 मिनट लग रहे हैं या 3 मिनट लग रहे हैं, उसको क्वेश्चन में चार छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे तो हमें उसमें स्कोर हो जाएगा ना यार, मार्क्स मिल जाएंगे। तो बड़े क्वेश्चन में अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये है भाई, ठीक है। चलिए भाई, तो ठीक है, इसके सॉल्यूशन को हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा, प्लैंक कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ, देखो यार प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होती है, कैसे इक्वल कैसे होती है ये भी आपको बताइए। मैंने आपको एक दिन बताया था कि जो डेल्टा एक्स इंटू, वहां से भी बता सकते हो आप, किसे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी बता सकते हो। बोलते हो ना आप एच कट। देखो ये क्या, पोजिशन इंटू मोमेंटम है ना, पोजिशन इंटू लीनियर मोमेंटम, क्या बन गया ये आपके पास, ये क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम बन गया। क्या बन गया ये, एंगुलर मोमेंटम बन गया, है ना। क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ रहा, प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल आ रहा, किसके इक्वल आ रहा, प्लैंक कांस्टेंट। एच कट बाय टू भी लिख सकते हैं, एच कट बाय टू एग्जैक्ट रिलेशन होता है, लेकिन पता होना चाहिए। देयर आर टू ब्लॉक्स बोला, ए एंड बी बोला, ऑफ वेट 20 न्यूटन एंड अप टू 100 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, देयर आर बीइंग प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल बाय अ फोर्स बोला, एज शोन इन द फिगर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला बिटवीन द ब्लॉक्स 0.1 एंड द बिटवीन द ब्लॉक बी एंड वॉल बोला 0.15, यहाँ जो फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में, यहाँ 0.1 है बोला उसने, और यहाँ जो है कह रहा वो कितना है, 0.15, पॉइंट कितना, 15। हमसे क्या कह रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बी बोला, ठीक है। तो सिचुएशन कैसी है हमारे पास, सिचुएशन है कैसी, हमसे बोला उसने, ये वॉल है, इसमें एक देखो दोनों ब्लॉक को हमने प्रेस करा है, तो ब्लॉक ऐसा हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रेस करने के बाद, ठीक है, ये वॉल है, ये हमारा ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये मैंने फोर्स लगाया है एफ। इधर आपके पास ये जो टोटल, इस पूरा पूरा सिस्टम एक बन गया ये, तो पूरा सिस्टम क्या बन गया, एक। जब पूरा सिस्टम एक बन गया तो नीचे की तरफ कितना वेट लग रहा होगा इसका, पूरा पूरा वेट कितना लग रहा होगा भाई, 20 इसका है, 100 इसका है, तो कितना वेट लग रहा होगा, 120 न्यूटन नीचे की तरफ। अब मुझे रोकना है, फ्रिक्शन क्या करता है, दो सरफेस को एक साथ रखना चाहता है, मुझे रोकना है, तो इसके फ्रिक्शन ये नीचे जाएगा ग्रेविटी की वजह से, वेट की वजह से, कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट अपोजिट में फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, इधर इधर इस पर, किस पर, ब्लॉक बी पर। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर में कितना लगाऊंगा, तो मुझे तो भाई, क्योंकि इन दोनों अब ऐसे, ये तो हवा में ऐसा तो होगा नहीं ना, ये हवा में ऐसे, हवा में मैंने फोर्स लगा के रोक रखा है, ऐसा तो होगा नहीं, ये दोनों चिपके हुए होंगे, ये दोनों क्या होंगे जरा बोलो, चिपके। ये समझ में आता नहीं आता है, मैं भाई ब्लॉक ए को हवा में थोड़ी रख सकता हूँ ऐसे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब, देखो, जो इस ये जो फोर्स होगा ये किसके इक्वल होना चाहिए भाई, 120 के इक्वल तो होना ही चाहिए, इतना तो लगाना ही पड़ेगा। जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो आपके पास 120, सॉरी 120 के इक्वल तो होनी चाहिए, या उससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए तभी रुक पाएगा, उससे कम होने पर तो नीचे स्लाइड कर जाएगा वो, कर जाएगा नहीं कर जाएगा। हमको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपको, आप सोच रहे हो कि म्यू इंटू एन होती है, बट एन में तब लिख पाऊंगा, एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पर वर्टिकल सरफेस है, ये प्रॉब्लम मैंने सब करा रखे हैं भाई। फोर्स अगर इधर लगाए तो नॉर्मल एक्शन कहाँ लगेगा जरा बोलो, जस्ट इसका अपोजिट लगेगा ऐसे करके। तो यहाँ पर एन ही हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा, बट एफ की वैल्यू पता ही नहीं है। तो आप फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स आपने लिखा है, इसको आप बता ही नहीं पाओगे ऐसे डायरेक्टली।
तो करेंगे क्या फिर? तो आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, क्योंकि आपको देखो मैंने क्या बोला कि भाई जितना नीचे की तरफ वेट लग रहा है उतना ही ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, तो आपके पास फोर्स की मिनिमम जो फोर्स होना चाहिए, मतलब जो रोकने के लिए 120 तो होना ही चाहिए। वैसे आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन से निकाली जाती है, बट म्यू इंटू एन, म्यू तो आपको पता है कि इसका और इसका इन दोनों सरफेस के बीच में कितना है, इधर 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 कितना है करके, बट एफ नहीं पता है। तो हम डायरेक्टली किससे जा सकते हैं कि भाई जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 120। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमसे क्या बोला गया है, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये समझिएगा भाई, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन, आपके पास क्या कह रहा, स्ट्रेट लाइन कह रहा है, आपके पास क्या, पाथ इज गिवन बाय, बोला एक्स इक्वल हमको दे देगा 12 प्लस 18t प्लस 9t स्क्वायर, क्या बोला, मीटर, इट्स एक्सीलरेशन टी इक्वल टू 2 सेकंड। अरे यार दो बार डेरिवेटिव कर दो, देखो दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 18, प्लस कितना आ जाएगा 18 इंटू टी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, कितना ये 18 वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। चलो अच्छे क्वेश्चन को करना होगा भाई, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड, ये क्वेश्चन अच्छा है, बताओ अब इसमें क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड कांस्टेंट है, बोला क्या हो सकता है, इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, इज नॉट एक्सेलरेटेड, माइट बी एक्सेलरेटेड, ऑल्सो हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, बोलो। ऊपर वाला तो सिंपल है, एट्थ वाला वो तो कर ही दिया आपने, बोलो। एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड ऑलवेज एक्सेलरेटेड, ये ऐसा जरूरी है क्या? अरे कांस्टेंट अगर वन डायमेंशन में चल रहा है, उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन आएगा, बोलो। मैं कह रहा हूं ऑलवेज वाला केस ना, ऑलवेज कह रहा हूं, ऑलवेज ऑलवेज में तो गलत हो जाएगा ना, एक पार्टिकल वन डायमेंशन में चल रहा कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो क्या उसके बाद एक्सेलरेशन होगा? मैं पहले वाले ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूं, उसने कहा भाई इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूं वन डायमेंशन में चल रहा पार्टिकल, वन डायमेंशन में, ठीक है, अगर उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड क्या है जरा बोलो, कांस्टेंट, तो क्या अगर स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्या ऐसे वन डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन में चल रहा, तो अगर आपके पास उस समय डीवी बाई डी टी कितना आ जाएगा, जीरो, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है ये, मतलब एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड, बोला अगर स्पीड कांस्टेंट होती तो ये हमेशा एक्सेलरेटेड होता, नहीं भाई वन डायमेंशन में नहीं होगा वो, वन डायमेंशन में आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन का केस नहीं होगा, वन डायमेंशन में कैसा हो जाएगा वो, भाई आपके पास हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड का केस हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास एक्सेलरेशन उस समय नहीं होगा। फिर कह रहा है इज नॉट एक्सेलरेटेड, अब ये जरा सुनना, मतलब एक ऑब्जेक्ट के बाद अगर स्पीड अगर कांस्टेंट होती है तो कह रहा है उसके बाद एक्सेलरेशन नहीं होता है, कह रहा है, तो ये क्या सही बात है, ये भी गलत बात है भाई। भैया हमें एक ऑब्जेक्ट, पहला ऑप्शन अगर हम बात करें, एक ऑब्जेक्ट कह रहा हमारे पास, क्या कह रहा था, कांस्टेंट स्पीड के साथ हमेशा वो एक्सेलरेटेड होता है, ये जरूरी नहीं है, वन डायमेंशन में एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जीरो, ये ध्यान में रखिएगा अगर कांस्टेंट स्पीड अगर है। दूसरा, बी इज नॉन एक्सेलरेटेड बोला, वो एक्सेलरेटेड नहीं होगा कह रहा, ये भी गलत बात है। अगर मैं बी ऑप्शन को अगर अगर बात करूं, जैसे मैंने कहा भी एक पार्टिकल इस ट्रैक में चल रहा है ऐसे करके, मुझे बताओ तो एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में इस ट्रैक में चल रहा है, उसके बाद एक्सेलरेशन है या नहीं, बताओ तो जरा। एक पार्टिकल इस ट्रैक में चल रहा है, यहां से ए से लेकर के बी तक गया, मुझे बताओ तो इस ट्रैक में चल रहा है तो उसके बाद स्पीड कांस्टेंट है, कैसी स्पीड के साथ चल रहा है, वी कांस्टेंट है उसका, उसका मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं है, बताओ तो जरा, वी कांस्टेंट है, बोलो भाई, जल्दी यस और नो फटाफट बोलना। एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है इस कर्व ट्रैक में, उस क्या उसकी आपके पास उसके बाद एक्सेलरेशन है या नहीं है, आप लोग कनेक्टेड हो नहीं हो, कनेक्टेड तो हो, तो बोलो भाई, सब पढ़ लिया आपने, थोड़ा बहुत आइडिया दो।
अरे भाई साहब, अगर आप खुद ही आइडिया लगाओ यार, स्पीड भले ही उसकी कांस्टेंट है। अब पहली बात आपको ये समझ में आया एसोलेशन कैसे आता है। एसोलेशन आता है भाई, देखो आपको एक क्लियर होना चाहिए, डीबी बाई डी टी, डी बाई डी टी, वी वेक्टर है। जो वी वेक्टर है उसके या तो उसका मैग्नीट्यूड, वी वेक्टर के बाद दो चीजें हैं। वी वेक्टर के बाद कितनी चीजें हैं? दो। वी वेक्टर के पास हमारे पास कितनी चीजें हैं? दो। एक है हमारे पास मैग्नीट्यूड, एक है डायरेक्शन। या तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रफली स्पीड बोल देते हैं। और डायरेक्शन को आपके पास पता ही होना चाहिए, हमारे पास क्या डायरेक्शन है। अब अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी आपके पास वी वेक्टर चेंज होगा, तो भी एक्सेलरेशन आएगा। वी चेंज होगा स्पीड का, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन आएगा। तो पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए, इज नॉट एक्सेलरेटेड बोला भाई, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है कर्व ट्रैक में, तो उसका मोशन एक्सेलरेटेड हो सकता है। उसका मोशन एक्सेलरेटेड होगा ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही होगी, जरा बोलो, हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी। वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी तो वी वेक्टर चेंज होगा, वी वेक्टर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। माइट बी एक्सेलरेटेड बोला, ये एकदम सही है, क्योंकि एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर देखो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा वन डायमेंशन में, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। कर्व ट्रैक में चलेगा तो उसके बाद एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन कैसा होगा? नॉन जीरो होगा। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जब कर्व ट्रैक में चलेगा, ये जो एक्सेलरेशन होगा, इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, जरा बोलो। ऑल्सो एट कांस्टेंट वेलोसिटी, जरूरी नहीं है भाई कांस्टेंट, भाई स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब जरूर थोड़ी थोड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही ना। देखो, वेलोसिटी आपके पास वेरिएबल है इस ट्रैक में, ये समझ में आना चाहिए। वी वेक्टर चेंज हो रहा है, वी वेक्टर वेरिएबल है यहाँ पर, ये समझ में आना चाहिए भाई। तो क्या, ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो एक्सेलरेशन होगा, कौन सा एक्सेलरेशन होगा जरा बताओ तो फिर अभी, बोलो कौन सा एक्सेलरेशन होगा। कर्व ट्रैक में जब पार्टिकल आपका, कर्व ट्रैक में जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, तो उस समय जो जो एक्सेलरेशन होगा, कौन सा एक्सेलरेशन होगा वो? सेंट्रीपिटल, वेरी गुड। कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। इस ट्रैक में जब, क्योंकि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को जो चेंज करने का काम करता है, मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ डिटेल में, थोड़ा बहुत डिटेल में, क्या थोड़ा बहुत बता देते, देखो सुनना। हमको ये समझ में आना चाहिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से कर्व ट्रैक है, ठीक है, ऐसे करके मान लो यहाँ पर आपके पास, हमारे पास, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे करके आपको समझ में आनी चाहिए वेलोसिटी, ऐसे करके पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी यहाँ पर आपको ये समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर दो एक्सेलरेशन आते हैं, कैसे? एक आता है भाई, दो आ सकते हैं वैसे, कौन कौन से आ सकते हैं? अगर मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन अगर इधर है, ठीक है, एक्सेलरेशन इधर है, तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बन सकते हैं। एक तो बनेगा वेलोसिटी के अलोंग, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक बनेगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके पास? रेडियल आपके पास कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक दूसरा कंपोनेंट बनेगा, सॉरी, एक्सेलरेशन का, सॉरी, एक को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, सॉरी भाई। एक तो वेलोसिटी का अलोंग कंपोनेंट बनेगा, एक उसके परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एसी बोलते हैं। और इसी की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। एटी क्या करता है? पार्टिकल की स्पीड को चेंज करने का काम करता है। और दूसरा आपके पास क्या, जरा बोलो, एसी क्या करता है? उसके डायरेक्शन को चेंज करता है, चेंज डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। और एटी क्या करता है? एटी अगर हम बात करें, ये आपके पास ए परपेंडिकुलर है, एटी क्या करता है? चेंज द स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है? स्पीड को चेंज करता है। और ए परपेंडिकुलर है, इसी क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ वी को चेंज करता है, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस कर रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। नेक्स्ट, पर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चले भी, अगला हमसे कह रहा पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बोला विद वेलोसिटी, हमसे क्या बोला है? 300 मीटर बोला, ठीक है। इट विल रीच मैक्सिमम हाइट बोला। अरे यार सिंपल सी बात है, वर्टिकली थ्रोन अगर अपवर्ड होगा तो हाइट तो डायरेक्टली बता सकते हो ना आप, क्या? यू स्क्वायर बाई क्या, 2g। तो यू की, आपको पता कि चाहे प्रोजेक्टाइल बोलूं, 1D बोलूं, या इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल बोलूं, सब में एक ही फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट का क्या? वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का डिवाइडेड बाय 2g। तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी है? 300 × 300, 300 × 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना? 10। 10 से ये कैंसिल आउट हो गया,
और ये 2 से हमारे पास कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास 150। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 150 इंटू कितना, 30। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 4500। ये आ जाएगा मीटर में, आएगा किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि सब मीटर में चल रहा। लेकिन वहाँ किलोमीटर में दे ना, तो 4.5 क्या लिख सकते हैं हम, किलोमीटर लिख सकते हैं, 4.5 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। बोला अ प्लेन इज फ्लाइंग टुवर्ड ईस्ट, बोला विद वेलोसिटी बोला 500 किलोमीटर पर आवर एट अ हाइट बोला 200 मीटर, नहीं 2000 मीटर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड बोला हियर अ साउंड कमिंग वर्टिकली अबव हिम बोला प्लेन एट दिस इंस्टेंट बोला इन इट्स लाइन ऑफ मोशन बोला इज एट a डिस्टेंस बोला। ठीक है, देखो करो इसको। हमसे क्या कह रहा है ना, देखो ये एक ऐसे करके प्लेन है, कह रहा प्लेन इधर की तरफ जा रहा, मान लो ये ईस्ट की डायरेक्शन है, ऐसे करके प्लेन जा रहा। ठीक है, ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर एक बात क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। देखो साउंड को पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए, आप तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। आपसे क्या रहा ना, जैसे मान लो प्लेन ऐसे करके ऊपर से जा रहा, आप मान लो यहाँ ग्राउंड में नीचे यहाँ खड़े हो ऐसे करके, आप यहाँ खड़े हो ग्राउंड में ऐसे करके। तो ये प्लेन जब आपके पास, क्योंकि ये प्लेन जब यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, तो आवाज करेगा, ऑब्वियस सी बात, ऐसे आवाज आ रही होगी। तो जब आपको ये समझ में आना चाहिए, आपसे पूछ क्या रहा है कि जब आपके कानों में आवाज पहुंची, तब ये उस समय इसकी लोकेशन क्या है, उस समय इसकी लोकेशन क्या है। यही बोला ना, मैन आपके पास बोला स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड हियर अ साउंड कमिंग वर्टिकली अबव, बोला जो उसके सीधे ऊपर से आ रही है, यहाँ ऊपर से जैसे जब ये इसके ऊपर से ऐसे करके। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या, जब साउंड आपके पास ऊपर से नीचे आएगी, तो ऊपर से नीचे आने में इसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। उतने टाइम में कुछ आगे पहुंच जाएगा, कौन, प्लेन। प्लेन तो मोशन में है ना भाई, साउंड की स्पीड फिक्स्ड होती है, ऐसा थोड़ी इनफाइनाइट होती है, आप तक तुरंत पहुंच जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा। इस साउंड को, इस आपके पास जो आपके पास प्लेन है, इस प्लेन से आप तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। उतने समय में प्लेन कहां पहुंच जाएगा, कुछ ना कुछ हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ये डिस्टेंस पूछ रहा आपसे कि कहां पहुंच जाएगा करके पूछ रहा। बोला ना प्लेन एट दिस इंस्टेंट इन इट्स लाइन, बोला इन इट्स लाइन, अपने ही लाइन ऑफ मोशन में बोला है, इज एट ए डिस्टेंस, अपनी लाइन ऑफ मोशन में कहां पर होगा, वो बोला अपनी लाइन ऑफ मोशन में कहां पर होगा। तो यार जितने टाइम में साउंड यहां से यहां पहुंचेगी, ये आपके पास कितने ऊपर है जरा बोलो, 2000 मीटर पर है। कितने पर है, 2000 मीटर पे। साउंड को यहां से यहां जाने में, यहाँ यानी कि आपके पास इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जाने में, ग्राउंड में जाने में कितना टाइम लगेगा, निकाल दो। उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। प्लेन की स्पीड हमें आपके पास निकाल दो भाई, प्लेन की स्पीड ऑलरेडी आपको दे ही रखी है। और सबसे पहले आप ये निकालो क्या, कि टाइम कितना लगेगा, टाइम टाइम टेकन बाई साउंड। साउंड को कितना टाइम लगेगा, टाइम आपके पास साउंड को लगेगा भाई, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 2000 मीटर करनी है। और स्पीड कितनी है आपके पास साउंड की, 300। स्पीड कितनी है, 300। तो यहाँ से आपके पास इससे कैंसिल आउट कर लो, इससे इसको कैंसिल आउट कर लो। 20/3 क्या आ जाएगा, सेकंड। 20/3 सेकंड में साउंड यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, ग्राउंड में पहुंच जाएगी, यहाँ से यहाँ ऐसे करके। प्लेन से आपका मतलब इस वर्टिकली अबव से ग्राउंड में पहुंच जाएगी। उतने समय में यहाँ पहुंच जाएगा ये। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, मतलब जब ये यहाँ होगा तब आपको साउंड सुनाई देगी वो। इस बात को समझिए, जब प्लेन यहाँ पर होगा ना, ये मैं इसको लोकेशन ए बोल रहा हूँ, लोकेशन बी बोल रहा हूँ, जब प्लेन लोकेशन बी पर होगा तब वो साउंड आपको सुनाई देगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि साउंड को आप तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। तो बी पर पहुंच गए तो आपके पास सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय, अगर हम बात करें इसकी स्पीड हमें कितनी दे रखी है, इसकी प्लेन की स्पीड दे रखी है 500। कितनी दे रखी है, 500। ठीक है, चलिए। सो स्पीड अगर मैं बात करूं, प्लेन की जो स्पीड है वो हमारे पास कितनी है, 500 इंटू कन्वर्ट कर लो 5/18। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 नम 18, और ये कितना आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा 250, 25×5 125, 125 डिवाइडेड बाई 9, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड आ रही है, प्लेन की। भाई प्लेन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो 20/3 सेकंड में कितना आगे बढ़ जाएगा, निकाल दो। मैंने बोला जितने टाइम में ए से साउंड आपके पास ग्राउंड पर पहुंचेगी, कहाँ ग्राउंड पे पहुंचेगी, उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब जब प्लेन बी पर होगा तब आपको साउंड सुनाई देगी, क्योंकि साउंड को आप तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा।
कैसे निकालेंगे फिर? सो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन, हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो वेलोसिटी प्लेन ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा t। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, प्लेन की वेलोसिटी कितनी है 1250 डिवाइडेड बाय 9 इंटू कितना 20/3। तीन से कैंसिल हो जाएगा क्या? तीन चक्को नहीं होगा ना, 5 2 7 1 8 नहीं होगा, डिवाइड करके देख लो, कुछ से कुछ तो होगा। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में पता चल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 125 डिवाइडेड बाय कितना 27 इंटू कितना लिख सकते हैं 2, इंटू कितना इंटू 10 की पावर 2 शॉर्टकट में। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ये 125 गुना 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। 250 डिवाइडेड बाय कितना 27 इंटू 10 की पावर कितना 2। 27 अगर आप 27 को अगर देखो 25 25 अगर आप 27 गुणा अगर आप क्या करोगे 9 करोगे, कितना हो जाएगा, सतनाम 63 के 3, 9 दूना 18, 18 में 6 अगर जोड़ोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 24, 243, यानी कि 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। कोई ऑप्शन में अगर 9 अगर है तो देख लो, वहीं से काम चल जाएगा। हाँ 9 ऑप्शन में हमारे पास, तो हमें बाकी करने की जरूरत ही है, ऑप्शन में देखना ना, पूरा निकालने की जरूरत ही क्या है, 9 समथिंग 9 कुछ आएगा ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आपका 9 ऑलरेडी मेंशन है, तो इसको आपका भाई इसका मतलब यही हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है, बाकी आप निकाल लो पूरा। ठीक है, समझ में आया हमसे बोल क्या रहा करके वो? ठीक है, लिख लो सॉल्यूशन को। ठीक है, समथिंग 925, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है भी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास मेंशन कर रखा उसने। कहाँ गया वो, 925.9। ठीक है, समझ में आया? क्या बोला था हम उसने कि भाई प्लेन अपनी लाइन ऑफ मोशन में कहाँ पहुंच जाएगा जब साउंड आप तक पहुंचेगी, तो साउंड 2000 मीटर में कवर करने में जितना टाइम लेगी उतने में समय प्लेन कुछ आगे बढ़ जाएगा, जितना आगे बढ़ेगा उसको निकाल दो, प्लेन की वेलोसिटी इनटू टाइम चाहिएगा, तो टाइम कहाँ से निकालोगे, साउंड से। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, करो भाई इसको, पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उससे थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन तो मेंशन होते ही है ना। चलो भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमसे क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, बोलो भाई। इट हैज नो मैग्नीट्यूड, तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, बोला इट हैज मैग्नीट्यूड 0, ये भी गलत हो जाएगा भाई। इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट नॉट 0। ठीक है, कांस्टेंट ऐसा थोड़ी कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कहने का मतलब है आपके पास ये कह रहा है ना, कांस्टेंट आपके पास बोला कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज यूनिटी, क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, सबको पता है। इफ फॉर नॉन, बोला आपका इफ फॉर एनी टू नॉन नल वेक्टर आपके पास बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ नल वेक्टर, नॉन नल मतलब जिनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, सम ऑफ दीज वेक्टर इज इक्वल टू बोला मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ दीज वेक्टर, बोला हमसे क्या कह रहा है,
जो दो वेक्टर का जो सम है कह रहा, ए वेक्टर प्लस बी, इसको जो समय बोला किसके इक्वल है, डिफरेंस के इक्वल है, ए माइनस बी के डिफरेंस के इक्वल है, इसके इक्वल है, ये बोला। देन एंगल बिटवीन बोला, तो एंगल निकाल दो यार भाई, यहाँ से क्या कर सकते हो, इसके लिए प्रोडक्ट भी परफॉर्म कर सकते हो दोनों तरफ, जैसा आपको सही लगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, दोनों तरफ क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो हमारे पास कितना होगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे ये तो रिजल्टेंट है दो वेक्टर का, प्लस टू ए बी, हमारे पास कितना आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, माइनस का टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये ए बी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, फोर ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा कॉस थीटा। अब उसने यहाँ पर लिखा है टू नॉन नल वेक्टर लिखा है, इनके इनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, ये तो जीरो हो नहीं सकता है, ये तो डज नॉट इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा कितना आ जाएगा, जीरो के इक्वल होगा इसका मतलब, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 90, कितनी आ जाएगी 90, दिस मीन्स सी हो जाएगा। और सॉलिड स्फेयर बॉल बोला, रोल ऑन अ टेबल बोला, द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बोला, और सॉलिड स्फेयर बॉल रोल ऑन अ टेबल बोल रहा है, द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। चलो, चलो भाई, तो अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर बॉल ऑन अ टेबल बोला, आपके पास 14 क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो ये समझ में आना चाहिए हमसे। तो काइनेटिक एनर्जी की ट्रांसलेशन, जो काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम केटी बोलते हैं, ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो सही बात है, ये क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरा अगर हम बात करें जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, किसको हम के आर बोल रहे हैं, क्योंकि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है तो, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें 1/2, देखो यहाँ पर है क्या, ये जो हमसे से रोटेशनल बोला, रोलिंग नहीं, नहीं कहा, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल अलग होगा, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी अलग होगा यहाँ पर, ठीक है, दो अलग, इसमें अलग अलग क्वेश्चन बना सकते, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा जा सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तो यहाँ पर तीन चीजें हो सकती हैं, एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी, मैं आपको तीनों बातें लिख के मेंशन कर दे रहा हूँ, देखो, एक होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा आएगी, आई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, एम के स्क्वायर लिखते हैं, और ओमेगा वी इक्वल हमारे पास क्या होता है, आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगी हमारे पास, आर स्क्वायर। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये आ जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। एक होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी, देखो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे, दिस इज द सम ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर अगर हम बात करें किसके बारे में, यहां पर अगर हम बात करें, हम्म, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है इसको, काइनेटिक जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी, आ जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो ये आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लो, ये आ जाएगा वन प्लस कितना, के स्क्वायर बाई कितना, आर स्क्वायर। दिस इज द टोटल आपके पास एनर्जी, टोटल रोलिंग एनर्जी, ठीक है, रोटेशन, टोटल आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। ये है रोटेशनल, ठीक है, ये है रोटेशनल, ये था इनिशियल में ट्रांसलेशन, मैं सब लिख दे रहा हूँ समझ लेना भाई, ठीक है। और ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है। हमसे क्या क्या पूछा फिर उसने, हमसे तो उसने दो ही चीजें पूछी ना,
हमसे क्या पूछा उसने? हमसे पूछा उसने ट्रांसलेशन और रोटेशनल का, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा तो फिर कहानी अलग होती है, हाँ? तो डिवाइड कर दो भाई, कोई भी पूछ रहा है इनमें, कोई भी पूछ रहा है उनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। तो हमसे क्या पूछा उसने? हमसे तो पूछा उसने भाई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन हाफ एम वी स्क्वायर होती है, डिवाइडेड बाय ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय क्या, आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो के टी बाई जो के आर आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जाएगा 1/k² बाई r²। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबके लिए मैंने आपको निकालना सिखा रखा था। मैंने क्या बोला था, किसी भी आपके पास अगर ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr² होता है, होता नहीं होता है? मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का वर्ड क्या लिखा जाता है इन जनरल, m² 2/5 कितना mr²। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया सबके। और मैंने बोला भी था किसी भी ऑब्जेक्ट के जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वही हमारा k² बाय r² रेशियो होता है रोलिंग मोशन में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रख दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, के टी बाई कितना के आर जो आएगा कितना आ जाएगा, 1/2/5 यानी कि 5/2 आ जाएगा। आएगा 1/2/5 कितना आ जाएगा, 5/2। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr, नहीं बोलो ये क्या, m² सेंटर ऑफ मास के अबाउट। एम से एम कैंसिल आउट करोगे, k² बाय r² कितना आ जाएगा, 2/5 कितना आ जाएगा, 5/2। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल बोला मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर बोला। ठीक है, चलिए फिर इसको हटाते हैं हम। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सलेशन, लीनियर एक्सलेशन का जो फॉर्मूला होता है आपको बताया यार, देखो क्या क्या दे रखा है उसने, रेडियस दे रखा है हमको, दूसरा क्या दे रखा है, विद यूनिफॉर्म स्पीड कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकेंड। सर्कल के एक चक्कर को कंप्लीट करने में बोला 4 सेकंड लग रहा है। 4 सेकंड क्या दिया है मुझे बताओगे, क्या दे रखा है उसने 4 सेकंड, 10 सेंटीमीटर। एक चक्कर करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, कौन सा एक्सीलरेशन होगा उसके पास, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा, कौन सा एक्सीलरेशन होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कौन सा एक्सीलरेशन होगा जरा बोलो, कौन सा एक्सीलरेशन होगा हमारे पास, सेंट्रीपिटल, जिसकी वैल्यू तो v²बाय r, जिसी को हम क्या लिखते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आर ऐसी रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2π/T ऑफ होल स्क्वायर। तो ई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, आर ऐसे रहेगा, कितना हो जाएगा, आर वैल्यू रख दो सबकी। ठीक है, तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 10 × 10⁻², 4π² टी स्क्वायर की जगह कितना रखोगे तो आ जाएगा हमारे पास 16, कितना आ जाएगा हमारे पास 16। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो इसको सॉल्व कर लो ही। ठीक है, 4 चक्को हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 चक्को कितना हो जाएगा हमारे पास, 16। मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, सही है, 10⁻²। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, अच्छा सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर में ही मैं दे रखा ना आंसर शायद, हाँ तो गलत हो गया फिर। कन्वर्ट मत करो, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर दे रखा उसने। तो एक काम कर लो, इसकी वैल्यू 10 रख लो फिर। ये कितना हो जाएगा, 4π² डिवाइडेड बाय कितना, 16। इससे कैंसिल आउट कर लो, 4, 4 से 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना, 2.5 π², 2.5 कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2.5 तो हो जाएगा हमारा भाई ये। नेक्स्ट अब बॉडी बोला, आप मास बोला, सर लीनियर एक्सीलरेशन का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। हाँ मैं आपको बताता हूँ लीनियर, हाँ देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना,
तो हम उसको उसी तरीके से अकाउंट करेंगे, लीनियर एस्लेशन ही तो है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये ये जो एस्लेशन है ये लीनियर एस्लेशन ही है, ठीक है। एंगुलर एस्लेशन है क्या? आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं आप क्या सोच रहे हैं। ये एंगुलर एस्लेशन है क्या? बोलो, ये अल्फा है क्या? एंगुलर एस्लेशन है या लीनियर एस्लेशन ही है? आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं ओवर थिंक करने की वजह से। ए को क्या बोलोगे आप एंगुलर एस्लेशन बोलोगे? बोलो। हाँ, समझ में आया आप क्या सोच रहे हो? आप उसको कुछ और सोच ले रहे थे। तो ये है लीनियर एस्लेशन ही, ठीक है ये लीनियर एस्लेशन ही। और ये भी दो टाइप के आते हैं, कांस्टेंट स्पीड के समय इसको सेंट्रीपिटल एस्लेशन बोलते हैं, और जब पार्टिकल की स्पीड वेरिएबल होती है तो फिर उस समय एटी और एसी दोनों आते हैं, टेंजेंशियल एस्लेशन और कौन सा? टेंजेंशियल एस्लेशन और सेंट्रीपिटल एस्लेशन, ठीक है। बात ध्यान में समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे जाके एक और फैक्ट बताऊंगा मैं, अभी बताऊं? अभी बता देता हूँ, ध्यान में रहेगा आगे जाने तक। चलो ये हो गया, ठीक है। ये जो लीनियर एस्लेशन लिखा है वो किस चीज को रिफर कर रहा है? ये जो लीनियर एस्लेशन लिखा है किस चीज को रिफर कर रहा है? ए को रिफर कर रहा है, इसी को बोलते हैं। अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको ध्यान में कितना रहेगा पता चल जाएगा आगे जाके। देखो मान लो ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो एस्लेशन इधर है इसका, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, ऐसे करके। मुझे बताओ ये कौन सा केस है? अगर नेट एस्लेशन इधर है और आपके पास वेलोसिटी वेक्टर इधर है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है? पानी लाया क्या तू? पानी लाया है? ठंडा गर्म? नॉर्मल? कितना नॉर्मल है? सर रहने दे फिर, अभी ठंडा ही होगा ये। बोलो तो, अगर मैं कह रहा हूँ सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर इधर है, एक्सीलरेशन वेक्टर इधर है, ये किसका केस है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का? जल्दी जल्दी बताओ यार, अब तो ये तो सब क्लियर होना चाहिए। हम्म, नॉन यूनिफॉर्म, वेरी गुड, सब पढ़ रखा आपने। अब इसमें दो एक्सीलरेशन आते हैं, एक एक्सीलरेशन आता है वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग, एक आता है आपके पास वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अच्छा एक बात और आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो ये जो एटी आ रहा है ना, ये वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग आ रहा है। एटी इज अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओगे, अगर मैं बोलूं कि v इक्वल टू यू प्लस एटी लिखा है मैंने, ठीक है, यहां पर जो ए है ये एटी है, एसी है, या नेट एसिलेशन है? बताओ तो। मैंने एक इक्वेशन लिखी, मैंने कहा भी आपका v इक्वल टू यू प्लस एटी, मैंने कहा इस पार्टिकल के लिए फॉलो करो, एसिलेशन कांस्टेंट है। बोलो भाई, v इक्वल टू यू प्लस एटी जब मैं लिख रहा हूं, तो ये जो एटी है ये क्या है? बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है। ये एसिलेशन कौन सा है? एटी है, एसी है, या टोटल एसिलेशन है? तुक्का ही मार दो, बताओ लेकिन फिर भी। नेट नेट नेट, तो बाबू ये नेट नहीं है, ये नेट नहीं है, टेंजेंशियल एसिलेशन है। बाबू आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां हो क्या रहा है, कि वेलोसिटी जो देखो, वेलोसिटी में चेंज किसकी वजह से आएगा? वेलोसिटी यानी कि समझ में आ रहा, जो वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वी, जो ये मैग्नीट्यूड है वी यू सब मैग्नीट्यूड है, इस वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में चेंज किसकी वजह से आएगा? भाई एटी की वजह से आएगा, एसी की वजह से आएगा। ए परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन को चेंज करता है इसकी, ए परपेंडिकुलर क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज करता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। एटी क्या करता है? उसकी स्पीड को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये जो स्पीड पहले कुछ है, इनिशियल में स्पीड यू है, बाद में कुछ स्पीड अगर हो गई है, वेलोसिटी कुछ हो गई है, तो उसको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एटी लेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जब हम रिलेशन यूज करेंगे, ध्यान में रखिएगा, जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इन सभी इक्वेशनों में ये जो एसलेशन है, कौन सा एसलेशन है? कौन सा एसोलेशन है? टेंजेंशियल एसोलेशन है। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूं इसको टेंजेंशियल एसोलेशन?
कौन सा एसिलेशन है? टेंजेंशियल एसिलेशन है, बिकॉज इस चेंज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए भी। अरे देखो, दिमाग लगाओ यार, वी किसकी वजह से चेंज हो रहा है? ये जो वी हो रहा है, ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है? एटी की वजह से हो रहा है। एसी की वजह से थोड़ी वो एसी 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 या ए परपेंडिकुलर की वजह से थोड़ी हो रहा है। तो उसको क्यों लेंगे भाई? ठीक है, तो नेट एसिलेशन नहीं है ये, हमारे पास कौन सा एसिलेशन है? सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड अगर चेंज हो रही है, तो स्पीड चेंज होने हो रही है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जो एसिलेशन आएगा टेंजेंशियल एसिलेशन होगा। और टेंजेंशियल एसिलेशन तो है, बट इक्वेशन ऑफ मोशन पर हमारे पास जो लिखा जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन में जो एसिलेशन लिखा जाएगा, कौन सा एसिलेशन होगा? टेंजेंशियल। समझ में आ रही बात मेरी, मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्योंकि आपको ये भी यूज करना पड़ सकता है कहीं, क्योंकि आपको ये भी यूज करना पड़ सकता है कहीं, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलें? चलो भाई, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन क्या है करके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्यों है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बॉडी ऑफ बोला 400 ग्राम, स्लाइड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बोला, इफ द फ्रिक्शन फोर्स ही बोला 3 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स किस किस का रिजल्टेंट होता है? बताओ तो जरा। कॉन्टैक्ट फोर्स किस किस का रिजल्टेंट होता है, वैसे ही बता दो चलो। तो ये हमारे पास कितने ग्राम की है? 400 ग्राम की है। नॉर्मल एक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। ये इधर की तरफ जा रही होगी, फिर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? इसका अपोजिट लगेगा, मान लो। ठीक है, ऐसे करके ऑब्जेक्ट यहाँ की तरफ जा रहा है, किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ क्या? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स प्लस नॉर्मल एक्शन। तो कांटेक्ट फोर्स अगर हम बात करें, तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? फिर कितना आ जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्या हमने क्वेश्चन करें? बिल्कुल करें हैं। आप क्वेश्चन को, डेटा देखिए, आपको जो पढ़ रखा है उसको देखो भाई। ठीक है, एफ सी इक्वल कितना आ जाएगा? एफ एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो। फ्रिक्शन फोर्स है तो कैलकुलेट कर लो। फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू एन। म्यू कितना है हमारे पास? दे रखा है? नहीं दे रखा। हम्म फ्रिक्शनल फोर्स इज 3 न्यूटन, ये तो ऑलरेडी दे रखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो कल डायरेक्टली दे रखा 3 न्यूटन। नॉर्मल एक्शन हमारे पास कितना आ जाएगा? नॉर्मल एक्शन निकाल लो, एम इंटू जी आएगा, क्योंकि प्लेन सरफेस पे 400 इंटू आपके पास कितना? 10⁻³ इंटू 10, एम इंटू जी, एम इंटू जी। तो हमारे पास एम को पहले केजी में कन्वर्ट कर लो, 1 2 3, 3 से कैंसिल आउट हो गया। नॉर्मल एक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 4। फ्रिक्शन फोर्स है 3, नॉर्मल एक्शन है 4, तो एफ सी कितना आ जाएगा? भाई आपके पास ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 5। कितना आ जाएगा? 5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या? ये किसकी वैल्यू है जरा बोलो? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। एंड फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ये हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ आया? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हटा दो उसको। चलो भाई, कुछ नहीं करना है इसमें, खाली रिजल्टेंट निकालना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमसे क्या बोला है अगला क्वेश्चन? अ बॉडी, हाँ ठीक है, अ बॉडी ऑफ वेट W1 बोले, सस्पेंडेड फ्रॉम सेलिंग बोला, ऑफ रूम बोला, थ्रू अ चेन W2। वेट कितना? W2। द सेलिंग पुल्स द चेन बाय फोर्स बोला। अब जिनने वो कटिंग ऑफ चेन वाली प्रॉब्लम पढ़ी होंगी, उनके लिए तो बहुत आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, उनके लिए सोचना, जिनने नहीं पढ़ी देखो भाई, मैंने क्या बोला, हमसे बोला क्या गया है भाई, उसमें क्या बोला कि एक हमारे पास ये सेलिंग है, ठीक है, छत है, ठीक है, घर की छत से ऐसे करके एक चेन बांध रखी, कह रहा है ऐसे करके एक चेन बांध रखी, ऐसे ऐसे चेन बांध रखी, ऐसे 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 चेन बांध रखी। इस चेन से फिर हमने क्या कर रखा, जरा बोलो, एक एक वेट अटैच अटैच कर रखा है ऐसे करके। इस वेट कितना? W1 है।
क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चेन है बोला है, इस चेन का वेट कितना है W2, और इधर आपके पास इस पे कितना वेट लगा रखा है W1, कितना लगा रखा है W1। हमसे क्या बोला है कि यहाँ पर इस एंड पर, यहाँ पर ये भी करा रखी मैंने, वो बंदर वाली प्रॉब्लम जो कराई थी, शायद मंकी प्रॉब्लम कराई थी, उसी के अंदर आता है भी। हमसे क्या कह रहा है, द सेलिंग पुल द चेन बोला, देखो द सेलिंग पुल द चेन बोला बाय फोर्स बोला। ये जो आपके पास सेलिंग है, ये आपके पास नॉर्मल सी बात है, चेन को किस तरीके से पुल कर रही है पूछ रहा हमसे, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, मैं अगर इसको एफबीडी अगर बनाऊं तो W1 इधर नीचे काम करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो यहाँ पर टेंशन काम करेगा, इधर भी हमारा टेंशन काम करेगा। तो ये जो टेंशन होगा, ठीक है, ये जो होगा कितना होगा, क्योंकि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम पर है, तो आपको पता है नीचे W1 काम कर रहा होगा, तो इधर भी कितना होगा W1, इधर कितना होगा W2 होगा। अरे सॉरी 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 सॉरी, इधर कितना आएगा हमारे पास W1, इधर भी कितना आएगा, इस एंड पर भी कितना आएगा W1। बट लेकिन इसका वेट भी तो है, ये भी तो पूरा एक ब्लॉक की तरह ही है, ये पूरा चेन भी तो पूरा एक ब्लॉक की तरह है ना, ये पूरा जो चेन है ये भी तो एक ब्लॉक की तरह है, ऐसे करके इस पूरे का वेट कितना कहाँ काम करेगा, नीचे W2 की तरफ। तो इस एंड पे जो वेट लगेगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे करके बना दे रहा हूँ, देखो आप ऐसा समझ लो, ये जो मैंने एक ब्लॉक बनाया ये चेन है, ये W2 वेट की, इधर जो मैंने बनाया ये W1 वेट का एक और हमने ब्लॉक बना दिया ऐसे W1। तो जब आप एफबीडी बनाओगे, इधर हमारा W1 आएगा, इधर हमारा W1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इधर भी कितना आएगा W1, बट इसका वेट कितना काम करेगा, W2 काम करेगा, इधर हमारे पास कितना हो जाएगा W1, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर सिस्टम, नीचे वेट कितना काम कर रहा है W1, और इधर कितना काम कर रहा है W2, तो कितना आएगा W1 प्लस W2। तो प्लस इधर अब जरा देखो, यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो काम करेगा वो कितना होगा W1 प्लस W2। तो यहां पर बोला ना आपके पास चेन, आपके पास बोला द सेलिंग पुल्स द चेन, द सेलिंग पुल द चेन बाय अ फोर्स। तो सेलिंग को आपके पास फोर्स से किस फोर्स से पुल करेगी चेन, तो W1 प्लस W2, ठीक है, समझ में आ रहा। इस पर इस एंड पर ये जो चेन है इसको किस फोर्स से पुल कर रही बोला, तो हमारे पास इस पर कितना आ जाएगा जरा बोलो, W1 प्लस W2 कितना आ जाएगा, कितने फोर्स से पुल करेगी, फोर्स आ जाएगा हमारे पास W1 प्लस W2। कैसे हमने प्रॉब्लम करी है, बिल्कुल करी है भाई, ठीक है। हमने इस ये जो चेन है इसको इसको पूरा एक ही मान लिया, इसको हमने पूरा मान लिया, उसको मैंने W वेट टू वेट से इंडिकेट कर दिया है। तो यहाँ नीचे वेट इसका W1, तो इधर भी कितना होगा W1, आपको कैसे इधर W1 कैसे लिख दिया होगा मैंने, क्योंकि भाई ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, तो नीचे वेट अगर W1 है, ऊपर भी कितना होगा W1। अब यहाँ कैसे W1 लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि ये मासलेस स्ट्रिंग है, तो इस पूरे पे टेंशन कैसा रहेगा, सेम। तो इधर W1 लिखा है, तो इधर भी कितना आएगा मेरा W1, इधर हमारे पास कितना आ जाएगा W2 इसका वेट, तो इधर कितना आ जाएगा भाई, नीचे W1 प्लस W2 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा W1 प्लस W2, तो इधर भी कितना आ जाएगा W1 प्लस W2। अगर आपने लेक्चर अगर ढंग से अगर देखे हैं पूरे, तो आपको ये लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात, कितना आ जाएगा W1 प्लस W2, हो गया। वैसे आपने देखे हैं पूरे एनएलएम पूरा कोर्स पूरा पढ़ा है वैसे, बताओ तो जरा, पूरे लेक्चर देखे हैं, सबने देखे पूरे लेक्चर, एनएलएम के जो लेक्चर हैं सारे देखे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। चलो फिर देखें तो आसान हो जाएंगी चीजें, और क्या। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमसे क्या बोला गया है, देखो ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, हटा दो इसको मैं। देखो हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है अ पर्सन क्लाइम, अब बोला इंस्टॉल्ड एक्सेलरेटर इन 60 सेकेंड। एक आपके पास एक्सेलरेटर है बोला, देखो क्या कहते हैं उसको, जो यार वो रेलवे स्टेशन में भी मेट्रो में भी लगे रहते हैं, और दूसरा उस पर भी लगे रहते हैं यार, ठीक है, एक्सेलरेटर ही बोलते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए जो यूज करते हैं, ठीक है। तो कह रहा उसमें क्या कह रहा है, 60 सेकेंड लगते हैं बोला, ठीक है, इफ स्टैंडिंग ऑन द सेम एक्सेलरेटर बोला, ठीक है, रनिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी बोला, ही टेक्स बोला 40 सेकेंड। ध्यान से सुन लेना, मैं हर सिचुएशन को लिखूंगा। बोला हाउ मच टाइम
टेकन बाय द पर्सन टू वॉक अप द मूविंग एक्सेलरेटर बोला। देखो पहली सिचुएशन में क्या थी, एक्सेलरेटर रुका हुआ था और पर्सन उस पर जा रहा था, पर्सन उस पर जा रहा था, मतलब ऐसी सिचुएशन है, आप ऐसा समझ लो कि एक्सेलरेटर ये है ऐसे करके, ठीक है, मैं ऐसे करके रफली बना दिया। पहली वाली सिचुएशन में क्या है कि पर्सन जा रहा है ऐसे करके, पर्सन जा रहा है, खुद पर्सन जा रहा है ऐसे करके। देखो ये कुछ डिस्टेंस होगी, इसको मैंने एस बोल दिया, क्या बोल दिया, एस, ठीक है। पहली वाली सिचुएशन में पर्सन मूव कर रहा, कौन मूव कर रहा, पर्सन, पर्सन मूव कर रहा, एसेलरेटर नहीं मूव कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। टाइम कितना लगा उसको, भी टोटल डिस्टेंस कितनी है एस, वेलोसिटी कितनी मान लो उसकी वी1 मान लो, कितनी मान लो वी1, और उसने बोला कितना, कितना टाइम लगा बोला, ये 60 बोला है, कितना बोला 60। दूसरी वाली सिचुएशन है इफ स्टैंडिंग ऑन द सेम बोला, बट एसेलरेटर रनिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी बोला। दूसरी वाली कंडीशन में ये जो एसेलरेटर आपको दिख रहा है, ये एसेलरेटर मूव कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, ये खुद मूव कर रहा है, एसेलरेटर मूव कर रहा है इस बार किस वेलोसिटी के साथ, मान लो v2 वेलोसिटी के साथ। बट मान लो यहां पर है, यहां पर वाला एंड जब तक यहां नहीं पहुंचेगा तब तक वो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा ना। अगर वो मान लो ए से, मान लो ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो ए से बी पहुंचने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जब ये पॉइंट ए से बी पहुंचेगा तभी तो ऊपर पहुंच पाएगा वो। मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि भाई यहां पर जब वो एसेलरेटर के इस एंड पर बैठा है वो, तो एसेलरेटर का ये एंड यहां से यहां पहुंच जाना चाहिए ना, तो अभी भी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी उसको, ऐसी, कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, ऐसे, ठीक है। अब वो जो है एसेलरेटर पर खाली आपके पास क्या जरा बोलो खड़ा है, बट एसेलरेटर मूव कर रहा, बट अभी भी टाइम अगर मैं निकालना चाहूं तो हमारे पास अभी टाइम कितना लगेगा, एसेलरेटर का ये पॉइंट यहां से यहां चलेगा तो तभी वो यहां से यहां पहुंच पाएगा, तभी जब एसेलरेटर का पॉइंट ए से बी पहुंचेगा तभी वो आपके पास यहां से यहां पहुंच पाएगा, बॉटम से टॉप पर। तो कितना एसेलरेटर कितना चलेगा एस, वेलोसिटी कितनी v2, और टाइम कितना लगा उसको 40 सेकेंड, कितना 40 सेकेंड। रेस्ट एक्सेलरेटर में खुद यानी कि सीडी की, तो सीडी जैसी थी, सीडी में जाने में उसको टाइम 60 सेकेंड लगा, एक्सेलरेटर मूव कर रहा था वो खड़ा था, ऐसे हम जैसा हम करते हैं आपके पास 40 सेकेंड। लेकिन क्या होता है, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे उसमें क्या करते हैं, वो चल ही रहा होता है उसमें दौड़ लगा देते हैं, अपना भी दौड़ लगा देते हैं, लगाते ही लगाते हैं। तो वैसे तीसरी वाली सिचुएशन में हो क्या होता यह है कि बच्चे क्या करते हैं कि भाई इसमें एक्सेलरेटर तो मूव कर ही रहा है, अपना भी मूव कर देते हैं भाई, अपना v1 वेलोसिटी के साथ कर रहा है, अपना किसके साथ जा रहा है, v1, हाउ मच बोला आपके पास क्या, हाउ मच टाइम आपके पास बोला, इज टेकन बाय द पर्सन टू वॉक अप, वॉक अप में यानी कि पहले वाले की सिचुएशन वॉक अप, अगर वॉक करे और ये कांस्टेंट वेलोसिटी v2 से जाए, ये तो इसकी वेलोसिटी फिक्स है v2, इसकी वेलोसिटी फिक्स है, आपकी वेलोसिटी भी फिक्स है, लेकिन अब डिस्टेंस कितनी कवर करनी है जरा बोलो एस। अब पहले से जल्दी पहुंच जाओगे देर में पहुंचोगे, बोलो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है एस, तो आपको पहले से देर में पहुंचोगे जल्दी पहुंचोगे, बोलो भाई। देखो एक्सेलरेटर भी चल रहा और आप भी उसके ऊपर दौड़ लगा दिए, तो पहले से जल्दी पहुंचोगे देर में पहुंचोगे, जल्दी बोलो आप कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, v1 प्लस v2, डिस्टेंस बाय टोटल वेलोसिटी या डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, जल्दी पहुंच जाएगा, वेरी गुड। तो सम ऑफ वेलोसिटी आएगा, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी आएगा, बोलो भाई, डिफरेंस करूंगा तो कम हो जाएगा टाइम, मतलब बढ़ जाएगा मैं टाइम, मतलब जब ऐड करूंगा तभी कम टाइम आएगा, सम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू एस डिवाइडेड बाय वी1, यहां से निकालो, वी1 की वैल्यू यहां से निकालो भाई, कितना आ जाएगा, मैं इसको जनरल जनरल सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो वी1 आ जाएगा हमारे पास एस बाई टी1, ठीक है। जनरल सॉल्व कर दे रहा हूँ, फॉर्मूला ये पता होना चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड सवाल है। तो सॉल्व कर लो, टी1 एस से कैंसिल आउट कर देना, ऊपर आ जाएगा टी1 टी2, नीचे आ जाएगा टी1 प्लस टी2। तो ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड सवाल है भाई, पता होना चाहिए, बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में आया हुआ है। क्या कि भाई पहले एक्सेलरेटर रेस्ट पर था, पर्सन जा रहा था, कितना टाइम लगा, फिर उसके बाद एक्सेलरेटर मूव कर रहा था, पर्सन खड़ा था, इतना टाइम लगा। अब बताओ जब वो मूव करेगा तब कितना टाइम लगेगा, तो टी1 टी2 डिवाइडेड बाई टी1 प्लस टी2, मैंने कैसा आ रहा ये भी बता दिया। टी1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 सेकेंड है, टी2 की वैल्यू कितनी है 40 सेकेंड है, नीचे कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ से कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 सेकेंड, कितनी आ जाएगी 24 सेकेंड। मेरी बात आपको समझ में आई, बोलो भाई। देखिए इसको बाकी पढ़ने वाले हैं।
अरे यार मैं सीधे इधर ही को आ गया था, अभी जाता हूँ मैं। 2-4 क्वेश्चन और कराता हूँ। बोला इन द गिवन फिगर, बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बोला अब बताओ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना सिखा रखा मैंने, बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 19। लेक्चर अगर आपने देखे ना सारे तो आपको मतलब मैक्सिमम चीजें ध्यान में आ जाएंगी। लेक्चर अगर नहीं देखे तो दिक्कत है भाई। ठीक है, किसी को लगेगा कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो इसका मतलब उसने लेक्चर नहीं देखे हैं। तो ये हमारे पास स्मूथ है, ये हमारे पास क्या स्मूथ है, सब करा रखा है हमने। डबल ब्लॉक में कैसी प्रॉब्लम करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। चलो सुना, हमसे क्या बोला, इन द गिवन फिगर बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी, बोला देखो जब आप इसको इधर की तरफ खींचोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये तो इधर जाएगा, ये वी वेलोसिटी से वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक है। तो भाई इसके रिस्पेक्ट में बी कहां जाएगा फिर, मैंने क्या बोला ना, ये जब आप इसको खींच रहे हो ये वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ए वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो बी कहां जा रहा है, ए के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके किसको दे दोगे, इसको दे दोगे, तो ये कहां जाएगा, इधर जाएगा। अब क्योंकि बी जो है ए के रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा, तो नॉर्मल सी बात है ए क्या चाहेगा, इसको कहां खींचना चाहेगा, आगे। मैंने क्या बोला, भाई जो ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बी कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है, क्योंकि जब ये आगे जाएगा तो आपके पास ये, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बी के बारे में बात करूं, तो ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कहां की तरफ मिलेगी, पीछे की तरफ मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई, रिलेटिव वेलोसिटी आपने पढ़ रखी है। तो ये भाई ए के रिस्पेक्ट में बी पीछे की तरफ जा रहा है, तो ए क्या चाहेगा, पीछे जाएगा नहीं, ए क्या चाहेगा, उसको आगे खींचेगा। तो किस प्रॉपर्टी की वजह से आगे खींचेगा, फ्रिक्शन की वजह से आगे खींचेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा बोलो, टुवर्ड राइट, क्या हो जाएगा, टुवर्ड राइट इज द राइट आंसर, ठीक है। याद आ रहा कुछ ऐसा, तो फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए जो आएगा वो राइट आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या आ जाएगा, जरा बोल, राइट आ जाएगा। अब ऐसे इधर भी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहां की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, ठीक है, क्योंकि आगे जा रहा है बी इसको पीछे की तरफ खींचेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कहां की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा, और नीचे तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं। मेरी बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है। नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चन और कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आओ समझते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, हमसे क्या बोला है उसने, टू बॉडीज बोला M1 एंड M2 हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भैया सेम उनकी, K1 इक्वल टू, सॉरी K1 इक्वल टू हमारे पास क्या है, K2 है, K हमारे पास क्या होता है, P1 स्क्वायर बाई कितना होता है, 2M1 होता है, ये कितना आ जाएगा, P2 स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, 2M2। हमको किसका रेशियो पूछा, लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछा है ना, तो P1 बाई P2 का रेशियो बता दो भाई। P1 बाई P2 का जो रेशियो आएगा कितना आ जाएगा, M1 बाई कितना आ जाएगा, M2 आ जाएगा। तो P1 बाई P2 जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट ऑफ M1 बाई M2। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अ सेंट्रल फोर्स इज एग्जांपल ऑफ, बोला मैंने आपको बताया था जो सेंट्रल फोर्स होते हैं, अलग से टॉपिक हमने पढ़ाया भी है। सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ आर इंटू आर कैप, इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। और मैंने कहा तो जो भी आर के फंक्शन होंगे उनका कर्ल कितना होता है, जीरो होता है, कितना होता है उनका कर्ल, जीरो होता है भाई, बताया था। अगर कर्ल अगर जीरो है तो भाई जिस फोर्स का कर्ल जीरो है वो फोर्स कैसा होता है, जरा बोलो, कंजर्वेटिव होता है, क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। हमने डिस्कस किया था जो सेंट्रल फोर्स होता है इट इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ आर, सेंट्रल फोर्स किसका फंक्शन होता है, सेंट्रल फोर्स आर का फंक्शन होता है, थीटा थीटा और फाई का फंक्शन नहीं होता भाई, नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ आर का फंक्शन होता है। और जो भी आर का फंक्शन होता है उसका कर्ल कितना होता है, जीरो होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली कंजर्वेटिव हो जाएगा, सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होगा। नेक्स्ट, टू कैपेसिटर बोला आपको C1 एंड C2, चार्ज टू पोटेंशियल आपके पास 120 एंड 200 वोल्ट बोला रिस्पेक्टिवली, इट इज फाउंड दैट कनेक्टिंग देम टुगेदर बोला द पोटेंशियल ऑन ईच ऑफ द मेड जीरो बोला, ठीक है भैया समझ में आ गया। हमसे क्या कह रहा है, दो कैपेसिटर बोला, उनको इतना इतना चार्ज करा है, दोनों को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दोगे हमारे पास एक कैपेसिटर हमारा ये है, एक कैपेसिटर हमारा ये है, दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये हमारे पास C1 है, ये हमारे पास C2 है, इसको हमने 120 वोल्ट चार्ज कर रखा है, इसको 200 कर रखा है। तो भाई कॉमन जैसे दोनों को ऐड करोगे तो कॉमन पोटेंशियल आएगा ना, हमने क्या लिखा था, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय क्या कह रहा है, C1 प्लस C2। हमसे क्या बोला उसने,
भाई द पोटेंशियल ऑन ईच वन कैन बी, आपके पास कैन बी मेड जीरो बोला, ठीक है। अब दोनों को कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। दोनों को कनेक्ट करने पर आपको एक से दूसरे में चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको हम, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, कह रहा 0। यानी कि दोनों पर जो सेम पोटेंशियल आया बाद में क्या हो गया, 0 हो गया, बोला C1। की वैल्यू हमारे पास क्या, C1 ही है, ये कितना 120 प्लस हमारे पास C2 हमारे पास C2 ही है, ये कितना है 200। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जीरो जीरो हटा दो भाई, 12/C1 प्लस कितना आएगा 20 C2 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 0। तो आ जाएगा हमारे पास क्या, 4 कॉमन ले लो, 3C1 प्लस कितना आएगा 5C2 इक्वल टू कितना 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ऐसा कुछ है शायद ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं। 2 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। चलो भाई, 23। ठीक है, 23 अगर हम बात करें, कह रहा है हमसे 3 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर हमको दे रखे हैं, बोला दीज कैन नॉट बी कंबाइंड टू प्रोवाइड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। बोला हमने उनको कंबाइन करना है कि उनमें से क्या नहीं मिल सकता, कह रहा है। ठीक है, क्या नहीं मिल सकता है, तो यार क्या क्या मिल सकता है ये देख लो, उससे क्या नहीं मिल सकता ये पता चल जाएगा। तो देखो 3 माइक्रोफेरेड है, तो तीनों को एक बार सीरीज में लगा सकते हैं हम। क्या लगा सकते हैं, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहला कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ये आ जाएगा। तो ये 3 है, 3 है, 3 है, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाता है सीरीज में, C/N हो जाएगा। C/, क्या हो जाएगा, N। अब बेसिक आपको पता होना चाहिए सीरीज में क्या होता है, बाकी आप 1/C1 1/C2 1/C3 करके भी कर सकते हो। तो सी डैश कितना हो जाएगा, 3/3, कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। तो 1 माइक्रोफेरेड तो पॉसिबल है भैया। ठीक है, 1 माइक्रोफेरेड तो पॉसिबल है। 1 माइक्रोफेरेड ये तो पॉसिबल है। दूसरा, 3 के 3 पैरेलल में भी तो हो सकते हैं। 1 माइक्रोफेरेड पॉसिबल है भाई, देख क्या पॉसिबल नहीं होगा कह रहा ना। दूसरा, 3 के 3 क्या हो सकते हैं, पैरेलल में हो सकते हैं। 3 के 3 जब आप पैरेलल में लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 3, तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 9 माइक्रोफेरेड। कितना आ जाएगा, 9 माइक्रोफेरेड। तो 9 भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, 9 भी पॉसिबल है। तीसरा, हो सकता है 2 पैरेलल में हो, एक सीरीज में हो, ऐसा भी तो, ये भी तो कॉम्बिनेशन बन सकता है। फटाफट कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ेंगे वहां पर। देखिए 3 और ये 3 और ये कितना 2, 3 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा 6, और 6 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 6 × 2। ठीक है, अच्छा 6 × 3, सॉरी सॉरी 6 × 3 इंटू आपके पास 6 + 3, आपको वैसे ही पता है कि कितना होता है, 2 होता है करके। कितना होता है, 2 माइक्रोफेरेड। तो 2 माइक्रोफेरेड भी पॉसिबल है। 2 माइक्रोफेरेड भी पॉसिबल है। देखो क्या क्या पॉसिबल है, 1 माइक्रोफेरेड पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, हाँ हो सकते हैं कि भी 2 को मैंने सीरीज में लगा दिया, एक को उसका साथ पहला लगा दिया, ये भी तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना। ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ये 3 3 3, 3 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 3/2, यह हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। आधा हो जाता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन ये कितना आएगा 1.5, और ये कितना आएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा फिर, कितना आएगा, पहला कॉम्बिनेशन डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 4.5 माइक्रोफेरेड। तो क्या क्या पॉसिबल है, और भी कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, नहीं अब कोई कोई नहीं बनेगा भाई, क्या बनाओगे अब? तो 1 पॉसिबल है, 1 2 भी पॉसिबल आया था, 2 भी आया था, 4.5 भी आ गया, बट 6 नहीं आया। तो भाई ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। जो नहीं है वही हमारा आंसर है, पॉसिबल जो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो 6 माइक्रोफेरेड पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। चलें आगे, समझ में आया। कॉम्बिनेशन बनाओ, कौन कौन से पॉसिबल है उनको फटाफट लिख लो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको बोला कोन ऑफ बोला बेस, बोला आर है, बोला एक कोन है जिसका बेस आर है, बोला हाइट कितनी है, एच है।
ठीक है, ऐसे करके कोन है, तो इसका हाइट कितनी है, एच है, हाइट कितनी एच है, रेडियस कितनी है हमारे पास, आर है, रेडियस कितनी है, आर है। हमसे क्या बोला उसने, लोकेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इट्स बेस। अब बहुत ही अच्छे यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, जरा देखो यहाँ पर, आप ये इस बात को ध्यान से पढ़िएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू इट्स बेस बोला, बेस के पैरेलल है भाई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे करके आप ऐसे समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ऐसे बेस के पैरेलल ये तो हुआ, बेस के पैरेलल ये हुआ, बेस के परपेंडिकुलर कहा होता तो फिर ऐसे जाता है, ऐसे करके जाता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, बट ऐसे नहीं जा रहा, बेस के उसने बोला है क्या, बेस के क्या बोला उसने, पेलर बोला है। अच्छा, बेस के पेलर मतलब आपको ये समझ में आ रहा है, आपको कुछ ऐसा जैसा दिखेगा, हमको क्या पता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द कोन बोला, मतलब ऐसे करके एक ट्राइंगल है, सुनना ध्यान से, मतलब हमारे पास इस तरीके का एक ट्राइंगल टाइप का सिचुएशन है, इस ट्राइंगल में ऐसे करके अंदर की तरफ, ऐसे करके अंदर की तरफ फ्लक्स गिर रहा है, ऐसे करके अंदर की तरफ फ्लक्स गिर रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके, भाई ट्राइंगल जैसी जो सिचुएशन आएगी वो आएगी नहीं आएगी, इसमें अंदर की तरफ फ्लक्स गिर रहा है, इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, जरा बोलो, एच है, ये रेडियस कितनी है हमारे पास, ये डायमीटर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2r आ जाएगा। तो इस पूरे ट्राइंगल वाले एरिया में कितना फ्लक्स गिरेगा, वही तो इसका, इसमें से एंटरिंग फ्लक्स होगा अंदर की तरफ, इसी फिगर को मैंने ऐसे बना दिया अंदर की तरफ। तो फ्लक्स क्या होगा भाई, फॉर्मूला होने का होगा, नेगेटिव फ्लक्स है, इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लिखा जाता है, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन पॉजिटिव में है, तो मैं खाली ई इंटू ए से आंसर निकाल लूंगा। ई ए कौन सा एरिया आएगा भाई, ये जो ट्राइंगल वाला एरिया जिसमें फ्लक्स एंटर कर रहा है ऐसे करके, ये वाला एरिया, ये आपको सिर्फ ट्राइंगल हम कैसे इमेजिन कर ले रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, पूरे एरिया में तो फ्लक्स गिरेगा नहीं, मतलब जिस फेस पे एंटर कर रहा होगा वो ट्राइंगल जैसा ही तो होगा जिस पे एंटर करेगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस, बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r, हाइट कितनी आ जाएगी इसकी h, तो इससे कैंसिल आउट कर लो, ये हो जाएगा r इंटू एच, तो जो फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला आएगा ई आर एच आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ई आर एच, दिस इज द फ्लक्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये गलती, इसमें गलती हो सकती है अगर आपके पास, अगर देखो अगर उसने बेस के परपेंडिकुलर बोला तो फिर कहानी अलग होती, बट उसके बेस के पैरेलल बोला है, तो इसका मतलब उसके कर्व्ड सरफेस पे फ्लक्स गिर रहा है, किस पे गिर रहा है, कर्व्ड सरफेस पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्लॉसियस मसोटी इक्वेशन बोला, क्लॉसियस मसोटी इक्वेशन आपको बताइए कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड एटॉमिक पोलेजिबिलिटी, दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है क्लॉसियस मेसोटी इक्वेशन, ठीक है। इसको हटा दूं मैं, ये ध्यान में रखिएगा भी, ठीक है। एरिया कौन सा, जितने में ट्राइंगल वाले एरिया में जितने में फ्लक्स गिरा हुआ वाला एरिया, कौन सा, ये ट्राइंगल वाला एरिया जिसमें फ्लक्स गिरा, ऐसा करके, कौन का वो एरिया जिसमें फ्लक्स गिरा। चलो फिर एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्लॉसियस मेसोटी इक्वेशन आपको बताइए, अल्फा हमारे पास होता है एटॉमिक पोलेजिबिलिटी, ठीक है, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, ध्यान में रखिएगा भी, मॉलिक्यूल के पोलराइजेबिलिटी, और आपके पास जो एप्सिलॉन आर है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, और ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक मैंने लेक्चर में डिस्कस किया होगा, वो देखना क्यों, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन दोनों को जो रिलेट करने का काम करता है उसको बोलते हैं क्लासियस मेसोटी इक्वेशन, एन अल्फा डिवाइडेड बाय क्या, 3 एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, एप्सिलॉन आर -1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर +2, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ क्लासियस मेसोटी इक्वेशन, विच इज ऑप्शन बी, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अभी, तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में इतना काफी है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे।